हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सुनते ही कई लोगों को थोड़ी घबराहट सी होती है। लगता है बहुत विशाल होगा, शायद थोड़ा जटिल भी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या इसे समझने का कोई सरल रास्ता हो सकता है? आज हम इसी कोशिश में हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आज इसी के पन्ने पलटेंगे। हाँ, और देखेंगे कि ये सफर कितना दिलचस्प हो सकता है असल में। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ त्रिपाठी जी के अपने विचार नहीं है। इसमें आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, कई बड़े इतिहासकारों के नजरिए भी शामिल किए गए हैं। हाँ, ये इसकी खासियत है। तो सवाल ये है कि त्रिपाठी जी इन सबको मिलाकर हमें क्या दिखाते हैं? क्या खास है उनके नजरिए में? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपाठी जी सिर्फ क्या कहते हैं घटनाओं या नामों की लिस्ट नहीं देते। वो ये बताते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने एक ही चीज को कैसे अलग अलग ढंग से देखा है। अच्छा। जैसे किसी एक काल का नाम क्या हो या कोई साहित्यिक आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इन बहसों को जब वो सामने लाते हैं तो इतिहास थोड़ा जीवंत हो उठता है। हाँ, वरना वो बस तथ्यों का ढेर लगता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि त्रिपाठी जी के नजरिए से हिंदी साहित्य के जो बड़े बदलाव हैं उनको समझें। कौन सी मुख्य धाराएं थीं, किन बातों पर ज्यादा बहस हुई, और सबसे जरूरी, भाषा खुद कैसे बदली। वो अपभ्रंश से आज की हिंदी तक का सफर कैसा रहा। और ये समझना सिर्फ अकादमिक दिलचस्पी की बात नहीं है, ये जानना ऐसा है कि हमारी आज की सोच, हमारी भाषा, हमारे साहित्य की जड़ें कहाँ हैं। सही। अतीत को समझना अक्सर वर्तमान को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये हिंदी आखिर है क्या? त्रिपाठी जी साफ करते हैं कि इसके कई मतलब हैं। हाँ। ये केंद्र सरकार की राजभाषा है, पूरे देश में संपर्क भाषा का काम भी करती है। लेकिन वो ये भी जोर देके कहते हैं कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है। सही कहा। और भौगोलिक रूप से देखें तो ये बहुत बड़े इलाके की भाषा है। हिमाचल, हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तक फैली हुई है। हाँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इसमें पहाड़ी बोलियां हैं, कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी है, ब्रजी, खड़ी बोली, राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब इसमें शामिल हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब को एक नाम हिंदी के तहत क्यों रखा जाता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। जैसे अवधी और ब्रज भाषा, इनका तो अपना बहुत समृद्ध साहित्य रहा है, फिर इन्हें हिंदी क्यों माना गया? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो इनके व्याकरणिक ढांचे और जो मूल शब्दावली है उसमें काफी समानता है। अच्छा। बोलने वालों में आपसी समझ भी काफी हद तक संभव है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो इनमें एक साझा साहित्यिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक चेतना विकसित हुई, खासकर मध्यकाल में। आज की जो मानक हिंदी है वो तो खैर खड़ी बोली पर आधारित है, लेकिन उसने इन सभी बोलियों से बहुत कुछ लिया है। तो हिंदी एक तरह का व्यापक शब्द है जो इस पूरे भाषा परिवार को समेटता है। समझ गया। अच्छा, तो इस हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कब से माना जाए? त्रिपाठी जी बताते हैं कि आम राय तो 1000 ईस्वी के आसपास की है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे राहुल सांकृत्यायन, वो तो 8वीं-9वीं सदी के सिद्ध कवि सरहपा को ही पुरानी हिंदी का पहला कवि मान लेते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? देखिए, ये कंफ्यूजन भाषा के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कोई भी भाषा रातों रात तो बदलती नहीं है। हाँ, ये तो है। हिंदी से पहले अपभ्रंश का दौर था, तो सवाल ये है कि अपभ्रंश कब हिंदी बनने लगी। त्रिपाठी जी उन 3 खास बदलावों पर ध्यान दिलाते हैं जो अपभ्रंश को हिंदी की तरफ ले जा रहे थे। कौन से बदलाव? पहला है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। क्षतिपूरक दीर्घीकरण, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। यानी बहुत सरल है असल में। जैसे अपभ्रंश में शब्द था हथ। ठीक है। हाँ, इसमें जो आधा त था वो हट गया और उसकी कमी पूरी करने के लिए उससे पहले वाले स्वर अ को लंबा खींच दिया गया, यानी आ कर दिया गया। तो हथ से बन गया हाथ। अच्छा। ऐसे ही कम से काम, बिल्कुल, कम से काम, सत्य से साथ, ये बदलाव हिंदी की एक पहचान है। समझ गया। और दूसरा बदलाव क्या था? दूसरा है परसर्गों का बढ़ता प्रयोग। जो कारक चिन्ह होते हैं, का, के, की, से, में, पर। अच्छा। हाँ। संतकृत और प्राकृत में शब्दों के रूप बदलकर ही काम चल जाता था। जैसे रामेण का मतलब राम से, हिंदी में अलग से ये शब्द लगने लगे। राम का, घर में। अपभ्रंश में शुरू तो हुए थे, पर हिंदी में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम हो गया। ये भी हिंदी को अपभ्रंश से अलग करता है। ठीक है।
और तीसरा है तत्सम शब्दों का लौटना। अच्छा यानी संस्कृत के जो मूल शब्द थे उनका चलन फिर से बढ़ना। अच्छा वो क्यों? देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में तत्सम शब्द बहुत कम हो गए थे। ज्यादातर तद्भव रूप चलते थे, मतलब बदले हुए रूप। पर पुरानी हिंदी में संस्कृत के शब्द फिर से दिखने लगे। हो सकता है अर्थ को ज्यादा साफ करने के लिए, या शायद वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा तो संस्कृत का मान बढ़ा। ये भी हो सकता है। कारण जो भी रहा हो, ये तीनों बदलाव 10वीं सदी के आसपास साहित्य में नजर आने लगते हैं। इसीलिए 1000 ईस्वी को एक शुरुआती बिंदु मान लिया जाता है। ठीक है, तो भाषा का ये बदलाव समझ में आया। अब आते हैं पहले कालखंड पर, आदिकाल। समय है लगभग 1050 से 1375 विक्रम संवत। इसके तो नाम पर इतनी बहस है। हाँ, बिल्कुल। आचार्य शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल, किसी ने चारण काल, किसी ने सिद्ध सामंत काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल। इतने सारे नाम क्यों है भाई? क्या ये सिर्फ एकेडमिक बहस है? नहीं, ये सिर्फ एकेडमिक खाना पूरी नहीं है। ये नाम दिखाते हैं कि उस दौर को समझने के नजरिए कितने अलग अलग थे। कैसे? जैसे शुक्ल जी ने जिन 12 किताबों के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा, उनमें वीरता की प्रधानता थी। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ थे। हाँ। लेकिन द्विवेदी जी और दूसरों का मानना था कि भाई वीरता ही सब कुछ नहीं थी उस दौर में। उस समय धार्मिक साहित्य भी लिखा जा रहा था, सिद्धों का, नाथों का, जैनों का, श्रृंगारिक रचनाएं भी थीं, लोक साहित्य भी था। तो वीरगाथा काल नाम जो है वो पूरे युग की तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा, तो इसलिए द्विवेदी जी का दिया नाम आदिकाल ज्यादा चला। हाँ, क्योंकि आदिकाल का मतलब है शुरुआती दौर। ये नाम किसी एक प्रवृत्ति से बंधा नहीं है और उस युग की जो मिली-जुली प्रकृति है उसे बेहतर ढंग से दिखाता है। सही। इसमें वो सारी चीजें समा जाती हैं जो उस वक्त लिखी जा रही थीं। तो इस मिलीजुली प्रकृति में क्या क्या खास था? सिद्ध कवियों का जिक्र आता है अक्सर, जैसे सरहपा। उनकी क्या अहमियत कर? सिद्ध कवि जो ज्यादातर 8वीं से 12वीं सदी के बीच हुए, वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी कर्म कांडों का विरोध किया और सहज जीवन पर जोर दिया। सरहपा जैसे कवियों ने उस समय की जो लोक भाषा थी, जिसे हम पुरानी हिंदी या अपभ्रंश कह सकते हैं, उसमें कविता लिखी। उनकी खासियत थी संध्या भाषा। संध्या भाषा वो क्या थी? वो एक तरह की उलट बांसी या प्रतीकात्मक भाषा थी। मतलब शब्द का सीधा अर्थ कुछ और होता था, पर उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा होता था। अच्छा। और यही शैली आगे चलकर नाथों में और फिर कबीर में भी दिखती है। नाथों का भी जिक्र आता है, खासकर गोरखनाथ का। उनका क्या योगदान था? नाथ पंथ ने योग साधना पर बहुत जोर दिया, खासकर हठ योग पर। गोरखनाथ इसके सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। हाँ, सुना है। उन्होंने इंद्रियों को वश में करने, नैतिक आचरण और गुरु के महत्व पर बल दिया। उनका एक मशहूर सिद्धांत था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे मतलब जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। उन्होंने भी लोक भाषा में लिखा और उनके पद तो आज भी गाए जाते हैं। और जैन कवियों ने भी लिखा इस दौर में। और फिर रासो काव्य भी थे, जैसे पृथ्वीराज रासो। वो तो बहुत मशहूर हुआ, पर उस पर सवाल भी बहुत उठे। बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। चंद बरदाई इसके रचयिता कहे जाते हैं। उनका प्रिय छंद छप्पाय था। हाँ। लेकिन इसकी कहानी और भाषा में बाद में इतना कुछ जोड़ा गया कि इसका मूल रूप क्या था ये कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बूलर ने सबसे पहले इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था। अच्छा। वहीं एक और रासो काव्य है, बीसलदेव रासो। वो ज्यादातर श्रृंगारिक है। हाँ, ये वीर गाथा वाली छवि से अलग है। बिल्कुल। और उसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, मतलब विरह में नायिका के 12 महीनों का वर्णन। ये बाद में बहुत लोकप्रिय हुआ। और विद्यापति और अमीर खुसरो, इनको कैसे भूल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। विद्यापति 14वीं-15वीं सदी की मैथिली पदावली तो भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। उसने तो बंगाल तक को प्रभावित किया। उनकी कीर्तिलता अवहट्ट में है, जो अपभ्रंश का ही बाद का रूप है। और खुसरो? और अमीर खुसरो 13वीं-14वीं सदी तो कमाल ही थे। वो फारसी के कवि थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे, और उन्होंने हिंदी, जिसे वो हिंदवी कहते थे, उसमें पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी, दोहे लिखे। हाँ, उनकी पहेलियां तो आज भी मशहूर है। बिल्कुल। और खड़ी बोली का जो शुरुआती रूप है, उसका अंदाजा उनके कलाम से मिलता है। तो कुल मिलाकर आदिकाल एक मिला जुला दौर था, एक संक्रमण का दौर। भाषा भी बदल रही थी, साहित्य में भी कई धाराएं साथ साथ चल रही थीं। एकदम। त्रिपाठी जी इसे अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल कहते हैं, जो बिल्कुल सही लगता है।
ये वो नींव है जिस पर आगे चलकर हिंदी साहित्य की भव्य इमारत खड़ी हुई। और वो भव्य इमारत शायद भक्ति काल में सबसे ज्यादा नजर आती है, जिसे स्वर्ण युग भी कहा गया। हाँ बिल्कुल। समय लगभग 1375 से 1720 सम। त्रिपाठी जी मानते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य का असली रूप इसी काल में निखरा। ये सिर्फ धर्म का आंदोलन नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन था ये, जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। जैसे आचार्य शुक्ल मानते थे कि मुस्लिम आक्रमणों से जो हताशा फैली, उससे हिंदू जनता के लिए भक्ति ही एकमात्र सहारा बची थी। अच्छा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इससे सहमत नहीं थे शायद। नहीं, द्विवेदी जी का मानना था कि भक्ति की धारा तो भारत में बहुत पहले से बह रही थी। दक्षिण भारत के आलवार संतों से लेकर उपनिषदों तक इसकी जड़ें थीं। मतलब ये भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास था। हाँ, उनका यही मानना था कि शायद इस्लाम का आना शायद एक उत्प्रेरक रहा हो, पर भक्ति आंदोलन मूल रूप से भारतीय चिंतन का ही स्वाभाविक विकास था। और भी कोई नजरिया इस पर? हाँ, कुछ और इतिहासकार जैसे इरफान हबीब, वो इसमें उस दौर के जो कारीगर थे, किसान थे, उनकी बढ़ती सामाजिक चेतना की भूमिका भी देखते हैं। तो देखिए, एक ही घटना के कितने अलग अलग विश्लेषण हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब भक्ति की धाराओं की बात करें तो मोटे तौर पर दो थीं, निर्गुण और सगुण। हाँ, निर्गुण यानी ईश्वर के निराकार रूप की उपासना, और सगुण यानी साकार रूप जैसे राम या कृष्ण, उनकी भक्ति। ठीक है। निर्गुण में भी फिर दो शाखाएं थीं। एक ज्ञानाश्रयी संत काव्य, जिसके सबसे बड़े नाम कबीर थे। कबीर, हाँ। कबीर ने पाखंड, कर्मकांड, जाति पाति पर जबरदस्त चोट की। उनकी भाषा मिली जुली थी, सदुक्कड़ी कहते हैं, पर उसमें ताकत गजब की थी। हाँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हें वाणी का डिक्टेटर तक कहा। वाणी का डिक्टेटर, वाह। इसी धारा में रैदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास जैसे कई संत हुए। सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत माने जाते हैं इनमें। और निर्गुण की दूसरी धारा कौन सी थी? वो थी प्रेमाश्रयी सूफी काव्य। सूफी कवि जो ज्यादातर मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपनी बात कहने का माध्यम बनाया। अच्छा, जैसे पद्मावत। हाँ बिल्कुल। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, जिसमें रतन सेन पद्मावती की कहानी है, वो इसी धारा का शिखर है। सूफियों ने मसनवी शैली अपनाई और ज्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग किया। जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। उनके यहाँ प्रेम का जो दर्द है, वो बहुत गहराई से उभरा है। प्रेम की पीर, ये शब्द घनानंद के लिए भी इस्तेमाल होता है शायद। हाँ होता है, पर दोनों में फर्क है, उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, अब सगुण भक्ति पर आते हैं। इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रमुख थी। राम भक्ति में तो गोस्वामी तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर है। उनका रामचरितमानस, वो तो खैर उत्तर भारत के घर घर में पढ़ा जाता है। बिल्कुल। तुलसी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को उभारा और समन्वय पर बहुत जोर दिया। ज्ञान और भक्ति में, शैव और वैष्णव में, सगुण और निर्गुण में। उन्हें लोक मंगल का कवि कहा गया। लोक मंगल का कवि। और कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में सूरदास का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का और गोपियों के साथ उनके प्रेम यानी श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट और श्रृंगार रस का सम्राट कहा गया। हाँ, सूर के पद तो अद्भुत है। उनका सूर सागर मुख्य रूप से गेय पदों का संग्रह है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसी धारा में अष्टछाप के कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अष्टछाप? हाँ, 8 कवियों का समूह, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास थे। इनकी स्थापना वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठलनाथ ने की थी। अच्छा। और मीराबाई? हाँ, मीराबाई के पद कौन नहीं जानता। उनका कृष्ण प्रेम माधुर्य भाव का एक अनूठा उदाहरण है। तो इस काल में अवधी और ब्रज भाषा, ये 2 मुख्य काव्य भाषाएं रहीं। हाँ, प्रमुख रूप से। और काव्य रूप में दोहा चौपाई वाली प्रबंध शैली चली जैसे मानस में, और मुक्तक गेय पद चले जैसे सूर और मीरा के। एक बात और, क्या ये धाराएं एकदम अलग थलग थीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। त्रिपाठी जी बताते हैं कि संत नामदेव जैसे कवि थे जिन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों तरह की रचनाएं की। रामानंद के शिष्यों में कबीर निर्गुण भी थे और कहा जाता है कि तुलसी सगुण भी उसी गुरु परंपरा में आते हैं। तो इन धाराओं में संवाद भी था, आदान प्रदान भी था।
कुल मिलाकर ये काल भारतीय साहित्य का शायद सबसे समृद्ध दौर माना जा सकता है। भक्ति की इस जबरदस्त लहर के बाद आता है रीति काल, लगभग 1700 से 1900 विक्रम। शुक्ल जी ने इसे रीति काल कहा। यहाँ रीति का क्या मतलब है? रीति का मतलब है तरीका, शैली या प्रणाली। इस संदर्भ में इसका मतलब है संस्कृत काव्य शास्त्र के जो नियम थे, सिद्धांत थे, जैसे अलंकार शास्त्र, रस शास्त्र, नायिका भेद, उनके आधार पर कविता लिखना। अच्छा, मतलब नियमों के हिसाब से लिखना? हाँ, इस काल के बहुत से कवि सिर्फ कविता नहीं करते थे, बल्कि काव्य के लक्षण यानी नियम भी बताते थे और फिर उनके उदाहरण के तौर पर कविता रचते थे। इसीलिए उन्हें कवि के साथ साथ आचार्य भी कहा जाता था। तो क्या इस काल में कविता थोड़ी मतलब नियमों में बंसी गई और दरबारों तक सिमट गई? हाँ, काफी हद तक ऐसा हुआ। ज्यादातर कवि राजाओं या सामंतों के दरबार में आश्रय पाते थे और उन्हीं को खुश करने के लिए लिखते थे। तो विषय क्या होते थे? श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई, खासकर नायिका भेद और नक्षिक वर्णन। लेकिन ऐसा नहीं कि सब एक जैसे थे। इस काल में 3 तरह के कवि मिलते हैं। कौन कौन से? एक रीतिबद्ध, जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे, जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। दूसरे रीति सिद्ध, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे पर उनकी कविता में नियमों का पालन खूब दिखता है, जैसे बिहारी। बिहारी, हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। और तीसरे रीति मुक्त, जो इन नियमों के बंधन से आजाद थे और अपनी भावनाओं को खुलकर लिखते थे, जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। बिहारी की सतसई के बारे में थोड़ा और बताइए। क्या वो सिर्फ श्रृंगारिक हैं? नहीं, यही तो बिहारी की सतसई की खासियत है। इसमें लगभग 713 दोहे हैं और उनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति और लोक व्यवहार की बातें भी हैं। अच्छा। वो कहावत है ना, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। हाँ। उनकी भाषा, जो ब्रज भाषा है, बहुत सधी हुई और गठी हुई है। वो गागर में सागर भरने के लिए जाने जाते हैं। गागर में सागर, वाह। और रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आप कह रही थीं कि उन्हें भी प्रेम की पीर का कवि कहा गया है, जायसी की तरह? हाँ, लेकिन दोनों के प्रेम के पीर में फर्क है। जायसी का प्रेम ईश्वर की तरफ जाता है, वो अलौकिक है, जबकि घनानंद का प्रेम लौकिक है, सुजान नाम की एक नर्तकी के प्रति था। अच्छा। उनके प्रेम में वियोग की जो पीड़ा है वो बहुत सच्ची और गहरी है। वो अपनी अनुभूति को बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं। उनकी भाषा भी बहुत लाक्षणिक और व्यंजनापूर्ण है। इस काल में क्या कोई वीर रस का कवि भी हुआ, श्रृंगार के अलावा? हाँ, भूषण एक महत्वपूर्ण अपवाद है। जहाँ ज्यादातर कवि श्रृंगार में डूबे थे, भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बहुत ओजपूर्ण वर्णन किया। उनकी कविता में राष्ट्रीय भावना दिखती है। ये तो अलग बात हुई। हाँ, और सेनापति नाम के कवि ने प्रकृति का वर्णन किया, जो इस काल में दुर्लभ था। आलम ने शेख रंगरेजिन के लिए धर्म बदला। तो विविधता यहाँ भी थी, भले ही मुख्य धारा श्रृंगार और रीति निरूपण की रही हो। भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा ही रही। ठीक है। रीतिकाल के बाद तस्वीर फिर बदलती है। आता है आधुनिक काल, 1920 सम्मत, यानी लगभग 1843 ईसी से अब तक। शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा। ये नाम क्यों? क्योंकि इस युग की सबसे बड़ी घटना थी खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास, और उसमें साहित्य की तमाम विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, इन सब का जन्म और विकास। मतलब गद्य प्रमुख हो गया। हाँ, कविता तो पहले भी थी, पर गद्य में साहित्य लिखना इस युग में प्रमुख हो गया। इस गद्य की शुरुआत कैसे हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम अक्सर आता है। हाँ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ई में। वहाँ अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने खड़ी बोली गद्य में किताबें लिखवाईं। किन से? लल्लू लाल और सदल मिश्र, नासिके तोपाख्यान, वहीं नियुक्त थे। इनसे पहले भी मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सुख सागर और इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य में लिख रहे थे। अच्छा, तो शुरुआत पहले हो चुकी थी। हाँ, बल्कि शुक्ल जी तो इनसे भी पहले राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वाशिष्ठ 1741 ईस्वी को परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक मानते हैं। लेकिन गद्य को असली मोड़, मतलब उसे साहित्यिक रूप, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। बिल्कुल। भारतेंदु 1850-1885 को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है।
उन्होंने खुद लिखा, दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित किया, पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालबोधिनी। हाँ, उनके नाटकों का भी जिक्र होता है। हाँ, नाटक लिखे जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जिनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना थी। उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। 1873 में उन्होंने लिखा, हिंदी नई चाल में ढली। उनके समय में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी, पर कविता ज्यादातर ब्रज भाषा में ही होती थी। अच्छा, कविता में खड़ी बोली बाद में आई। हाँ, वो द्विवेदी युग में स्थापित हुई। द्विवेदी युग, इसका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्या खास किया उन्होंने? द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धि पर, व्याकरण की एक रूपता पर और वर्तनी के मानकीकरण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने लेखकों को नए नए विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्हीं के प्रयासों से खड़ी बोली कविता की भी मुख्य भाषा बन गई। इस युग के बड़े कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, ये इसी युग के बड़े कवि हैं। द्विवेदी जी का एक कथन बहुत मशहूर है, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, बहुत खूब। फिर तो छायावाद का दौर आता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये क्या था? इसे लेकर भी अलग अलग मत है शायद। हाँ, बिल्कुल है। छायावाद मोटे तौर पर 1918 से 1936 हिंदी कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था। इसमें व्यक्ति की अपनी भावनाएं, प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य, एक तरह का दार्शनिक चिंतन और एक रहस्य भावना की प्रधानता थी। भाषा कैसी थी इसकी? भाषा बहुत परिष्कृत, लाक्षणिक और संगीतात्मक हो गई। इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, कामायनी जिनका महाकाव्य है, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल अनामिका और महादेवी वर्मा यामा। इसकी व्याख्याओं पे मतभेद क्यों थे? देखिए, शुक्ल जी ने इसे थोड़ा रहस्यवाद और पश्चिम का अनुकरण, मतलब छायाभास कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मतलब जो रीतिकाल की स्थूलता थी, बाहरीपन था, उसके खिलाफ ये अंदरूनी सूक्ष्म भावनाओं का विद्रोह था। वहीं नामवर सिंह जैसे आलोचक इसे राष्ट्रीय आंदोलन की सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति मानते हैं। अच्छा, कई नजरिए हैं। और इसी समय उपन्यास में प्रेमचंद का उदय हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेमचंद 1880 से 1936 ने हिंदी उपन्यास और कहानी को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। उनके उपन्यास तो कालजयी माने जाते हैं। बिल्कुल। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि जैसे उपन्यास और उनकी हजारों कहानियों में उन्होंने किसान, मजदूर, मध्यवर्ग, स्त्री जीवन की समस्याओं को बड़ी गहराई और सहानुभूति से दिखाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही कहा था कि अगर उत्तर भारत को समझना है तो प्रेमचंद को पढ़िए। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, सही उपाधि है। अच्छा, छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सिलसिला चलता रहा। ये सब क्या थे संक्षेप में? देखिए, ये उस दौर के बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल और सोच को दिखाते हैं। प्रगतिवाद लगभग 1936 से 43 पर मार्क्सवाद का असर था। इसने शोषितों, मजदूरों, किसानों की बात की। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध इसके प्रमुख कवि थे। और प्रयोगवाद? प्रयोगवाद 1943 से शुरू हुआ, तार चप्तक के प्रकाशन के साथ। इसने व्यक्ति के मनोजगत पर, उसकी कुंठाओं पर और भाषा के नए प्रयोगों पर जोर दिया। अज्ञेय इसके अगुआ थे। उन्होंने कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। राहों के अन्वेषी। और नई कविता? नई कविता 1950 के बाद आई। इसने आम आदमी, जिसे लघु मानव कहा गया, उसकी जिंदगी, उसकी निराशा, उसकी आस्था को महत्व दिया। और आज़ादी के बाद साहित्य में और क्या बदलाव आया? आज़ादी के बाद साहित्य का दायरा और फैला। गांवों की जिंदगी पर फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल आया, जिससे आंचलिक उपन्यासों की परंपरा शुरू हुई। हाँ, मैला आंचल तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर साठोत्री कविता में मोहभंग और विद्रोह का स्वर तेज हुआ। उसके बाद दलित विमर्श, स्त्री विमर्श जैसे आंदोलनों ने साहित्य को नई आवाजें दी, नए मुद्दे दिए।
आज भी कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, आलोचना में नए नए विषय और शैलियां आ रही हैं। ये विकास रुका नहीं है। तो ये थी हिंदी साहित्य के विकास की एक झलक डॉक्टर त्रिपाठी की नज़र से। आदिकाल के उस मिले-जुले रूप से लेकर भक्ति काल के स्वर्ण युग, रीतिकाल की कलात्मकता और फिर आधुनिक काल में गद्य के उदय और नए विचारों तक क्या सफर रहा है। भाषा बदली, साहित्य बदला, समाज बदला। हाँ, और हमने देखा कि ये इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है। इसमें कई मोड़ हैं, कई बहसें हैं। शुक्ल जी का वर्गीकरण एक आधार जरूर देता है, पर द्विवेदी जी, त्रिपाठी जी और अन्य विद्वानों के मत हमें तस्वीर को और पूरा करने में मदद करते हैं। सही कहा। चाहे वो आदिकाल का नाम हो, या भक्ति के उदय का कारण, या फिर छायावाद की व्याख्या, हर मुद्दे पर अलग अलग नजरिए जानना जरूरी है, तभी एक संतुलित समझ बनती है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मतलब ये सब पुराना इतिहास हम क्यों पढ़ें? क्या कबीर या सूरदास या प्रेमचंद को पढ़ना आज भी प्रासंगिक है? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें हैं? ये बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल से साहित्य का इतिहास सिर्फ अतीत का ब्यौरा नहीं है। ये हमें दिखाता है कि इंसान ने अलग अलग समय में दुनिया को कैसे समझा, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया, समाज की किन समस्याओं से वो जूझा। और ये विचार, ये भावनाएं, ये संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। कबीर का पाखंड परवार हो, या तुलसी का लोक मंगल का आदर्श हो, या प्रेमचंद का सामाजिक यथार्थ, ये चीजें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये हमें जड़ों से जोड़ता है। हाँ, ये इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और शायद वर्तमान को बेहतर समझने की दृष्टि भी देता है। और त्रिपाठी जी की सरल इतिहास दृष्टि के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सरलता हमें कुछ जटिलताओं से बचा लेती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट जाता है? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, त्रिपाठी जी की कोशिश है कि पाठकों को, खासकर छात्रों को, एक स्पष्ट और सुगम रास्ता दिखाया जाए। वो जटिल बहसों को सरल भाषा में पेश करते हैं, जो बहुत सराहनीय काम है। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर सरलीकरण में कुछ बारीकियों के छूट जाने का खतरा तो रहता ही है। शायद उनकी किताब एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, एक दरवाजा खोलती है जो आगे और गहरे अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकती है। बिल्कुल। इस दिलचस्प और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को हिंदी साहित्य के इस सफर में कुछ नया और सोचने लायक जरूर मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, एक और गहरी पड़ताल करने के लिए।